हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज का चैप्टर कराने जा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सैलरीज की डेफिनेशन से, जो कि सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग है। क्या बोला इन्होंने कि एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसीडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरीज। कि कोई भी एम्प्लॉय अगर अपनी सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को और वो एम्प्लॉयर उसके बदले में कोई भी अमाउंट पे करता है, किसी भी तरह की रेम्यूनरेशन उसको पे करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरीज। अब इस सैलरीज के अंदर कौन कौन सी सैलरीज जो है वो टैक्सेबल होंगी। सैलरीज के अंदर किसी भी तरह का मॉनेटरी वैल्यू का जो बेनिफिट होता है या कोई भी फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है, जिसको आप पैसों में बता सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी सैलरीज के हेड में टैक्सेबल होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अंडर सेक्शन 15 कुछ आइटम्स हैं या कुछ इनकम्स हैं जो कि टैक्सेबल होंगी अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। सबसे पहला इन्होंने बोला द सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर टू एन असेसी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। जो भी सैलरी ड्यू है, एम्प्लॉयर की तरफ से ड्यू है, यानी अब असेसी को पेमेंट मिलनी थी लेकिन मिली है या नहीं मिली प्रीवियस ईयर के अंदर, उससे मैटर नहीं करता। जो भी सैलरी ड्यू हुई है तो वो सारी की सारी क्या होंगी? टैक्सेबल होंगी अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। सेकेंड इन्होंने बोला कि जो सैलरीज पेड है या अलाउ हो गई है कि उनको पे की जाएगी इन द प्रीवियस ईयर, और किनके द्वारा पे की जाएगी? एम्प्लॉयर या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा, थ्रू नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। अभी वो ड्यू नहीं हुई है या ड्यू होने से पहले ही उसको पेमेंट मिल गई है, तो उस केस में भी जो भी सैलरी होगी वो टैक्सेबल होगी। एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम in the previous year by or on behalf of an employer or a former employer if not charged to income tax for any earlier previous year। कोई भी एरियर है सैलरी का जो पे होगा या फिर अलाउड टू हिम, उसको अलाउ कर दिया गया है पे करने के लिए, तो वो जो एरियर है अगर वो पिछले साल इनकम टैक्स के अंदर चार्ज नहीं हुआ था, किसी भी अगले पिछले साल में नहीं हुआ, और वो एरियर अब पेमेंट हो रही है, तो उस केस में जो इनकम टैक्स में सैलरीज हेड में वो भी टैक्सेबल होगी। इनके लिए दो एक्सप्लेनेशंस हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है कि एक तरीके से एग्जांपल ही आपके लिए, इफ एनी सैलरी इज पेड इन एडवांस, किसी भी तरह की सैलरी अगर एडवांस में पे की गई है और उसको टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया था प्रीवियस ईयर में, तो वो जो सैलरी का जो अमाउंट था वो एडवांस में पे हो गया। अब उसको इनकम में इंक्लूड तो उस टाइम कर लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर पहले से भी पेमेंट मिल गई, एडवांस में मिल गई, तो उसी टाइम जिस टाइम पेमेंट मिली है, रिसीव्ड हुई है, उसी टाइम सैलरीज के हेड में टैक्सेबल मान लिया था। अब दोबारा से जिस टाइम एक्चुअली में ड्यू होगी उस टाइम पर दोबारा से उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा सेसी की। देखो, जैसे मान लो अब अप्रैल से मार्च तक चलता है, ठीक है। अब मार्च में ही मान लो कि उसको आगे का नेक्स्ट अप्रैल का, मई का और जून का जो उसकी सैलरी ड्यू होती है वो उसको मार्च में ही रिसीव्ड हो गई थी, ठीक है। जो भी उसको रेम्यूनरेशन इस 3 महीने में मिलेगी, या कह सकते हो सैलरी 3 महीने में मिलेगी, वो उसने पहले ही मार्च में ही एडवांस में ले ली थी, ठीक है। अब जिस टाइम उसको रिसीव्ड हुई वो उस टाइम तो टैक्सेबल हो गई, ठीक है। अब जिस टाइम उसको रिसीव्ड होनी थी, जिस टाइम एक्चुअली ड्यू होनी थी, तो अब उस केस में जब पहले से ही उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, ये वाला टैक्सेबल हो गया। अगर पहले से ही टैक्स लगा दिया गया तो दोबारा से अगेन इनकम टैक्स की टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये बात थी। सेकंड एक्सप्लेनेशन है, कोई भी सैलरी है, कोई भी बोनस है, कमीशन या कोई भी रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 15। अगर सेक्शन 15 के पर्पस से देखा जाए तो उस केस में कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन या रेम्यूनरेशन कोई भी पार्टनर ऑफ द
फर्म का पार्टनर रिसीव करता है तो वो यहाँ पर सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी कभी भी। पार्टनर किसी भी तरह की रेम्यूनरेशन रिसीव्ड करेगा, किसी भी तरह का सैलरी रिसीव्ड करेगा, वो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म्स के अलग रूल्स होते हैं, तो वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सैलरी हेड में अगर पार्टनर को कुछ भी रिसीव हो रहा है, आप सैलरी हेड में नहीं डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी। फर्स्ट पॉइंट, if any income taxable under the head of salaries in India, it is deemed to accrue or arise in India। अगर कोई भी इनकम सैलरीज हेड के अंदर टैक्सेबल है, इंडिया के सैलरीज हेड के अंदर टैक्सेबल है, तो यही माना जाएगा कि वो अक्रू और अराइज भी कहाँ हुई थी, इंडिया के अंदर ही हुई होंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, if a person employed in India goes on a leave outside the country and draws his salary for the leave period there, the leave salary should be deemed to have been earned in India। नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है इंडिया में, इंडिया के अंदर काम कर रहा था, उसको सैलरी भी इंडिया के अंदर रिसीव हुई है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए छुट्टियों पर बाहर आउटसाइड द इंडिया चला गया, तो उस केस में क्या होगा, अब वो आउटसाइड गया है, अब वहीं पर उसको अगर एक्सपेंडिचर करना है तो अब अपनी सैलरी वहाँ पर विड्रॉ कराता है, तो उस केस में यही माना जाएगा कि वो अर्न तो इंडिया में ही हुई है, तो वो टैक्सेबल भी इंडिया के अंदर ही होगी और सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ पर्सन आफ्टर हैविंग सर्व्ड इन इंडिया रिटायर्स फ्रॉम सर्विस एंड सेटल्स आउटसाइड इंडिया, द पेंशन ड्रॉन बाय हिम इन द फॉरेन कंट्री विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्नड इन इंडिया एंड विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। कोई भी पर्सन, उसने इंडिया के अंदर काम करा, ठीक है, और रिटायर हो गया अपनी सर्विस से, फिर बाद में कहाँ चला गया, बाहर चला गया इंडिया से। अब इंडिया से बाहर चला गया और जो भी उसको पेंशन रिसीव्ड हो रही है वो फॉरेन कंट्री में ले रहा है, वहाँ पर विड्रॉ करा रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसने काम तो यहाँ करा और पेंशन उसको किस वजह से मिल रही है, जब काम उसने यहाँ पर एम्प्लॉयड होकर करा है इंडिया में, तो यही माना जाएगा कि उसने इंडिया में ही सब कुछ अर्न किया था और इसको इंडियन इनकम माना जाएगा। और यहाँ पर जो भी टैक्स लगेगा, ये जो सैलरी उसको पेंशन वगैरह रिसीव्ड होगी वो इंडिया में ही होगी, ठीक है, उसकी इंडियन इनकम ही मानी जाएगी उसकी। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इज ट्रांसफर टू वन ऑफ इट्स ऑफिस outside India will be liable to pay tax to the Indian government on his salary which he earns and receives outside India. Allowances and perquisites received by him in the foreign country from the Indian government is exempt from tax। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई भी पर्सन जो सिटीजन था इंडिया का, उसकी गवर्नमेंट वो थी, गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया गया उस ऑफिस में जो कि इंडिया के बाहर था, तो उस केस में जो वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा वो इंडिया गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करेगा, ठीक है। उसकी सैलरी पे जो भी टैक्स लगेगा वो इंडिया में ही लगेगा, चाहे वो बाहर आउटसाइड इंडिया ही अर्न कर रहा है और रिसीव कर रहा है, लेकिन उसमें जो उसके अलाउंसेस होंगे या परक्विजिट्स होंगे जो उसको फॉरेन कंट्री में रिसीव्ड हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारे के सारे एग्जम्प्ट होंगे टैक्स से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरीज। सैलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला सैलरीज की डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एवरी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, किसी भी तरह की रेम्यूनरेशन मिल रही है, किसी भी काइंड ऑफ सर्वेंट को मिल रही है, कोई पब्लिक या प्राइवेट सर्वेंट को मिल रही है, एंड हाउ एवर हाईली और लोली प्लेस्ड ही मे बी, किसी भी तरह से वो प्लेस्ड है, उसको हाई इनकम मिल रही है या लो इनकम मिल रही है, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, इनकम टैक्स की टर्म सैलरीज के अंदर आएगा, ठीक है। It means that for the purpose of Income Tax Act, there is no distinction between the wages of laborer and salaries of high officials। यहाँ पर अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाएगा कि अगर किसी एक लेबर को वेजेस मिल रही है तो वो भी टैक्सेबल है, और अगर किसी हाई ऑफिशियल्स को सैलरीज मिल रही है तो वो भी टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन सैलरी एंड पेंशन। Salaries and pension received from a foreign government are taxable under the head salaries। अगर किसी भी तरह की सैलरी या पेंशन रिसीव्ड हो रही है फॉरेन गवर्नमेंट से तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरीज। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की बात कहें, इट इज वेरी असेंशियल फॉर पेमेंट टू फॉल अंडर द हेड सैलरीज दैट द रिलेशनशिप ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द
payer and payee. Every servant is an employee, but an agent may or may not be an employee. देखो यहाँ पर रिलेशनशिप बताया है, जो एम्प्लॉयर है वो पेयर होगा और जो एम्प्लॉय होगा वो पेई होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। लेकिन हर सर्वेंट एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन अगर हम एजेंट की बात कहें तो वो एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अलग अलग केस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी होल्ड्स एन ऑफिस अंडर द कंपनी, बट एज अ डायरेक्टर ही इज नॉट अ सर्वेंट और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एंड देयरफॉर द फीस ही रिसीव्ड आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड नॉट अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। यहाँ पर क्या है कि वो डायरेक्टर है कंपनी का, ठीक है, वो पूरा का पूरा ऑफिस संभालता है कंपनी का, कंपनी के अंडर काम करता है, लेकिन वो डायरेक्टर ना ही कंपनी का सर्वेंट है ना ही कंपनी का एम्प्लॉय है, सिर्फ वो डायरेक्टर की पोजीशन पर है। और वो जो भी फीस रिसीव करेगा कंपनी से वो सारी की सारी टैक्सेबल होंगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ एनी रेम्यूनरेशन इज पेड टू सेलिंग एजेंट्स, अगर कोई भी रेम्यूनरेशन सेलिंग एजेंट्स को पे की जाती है, एंड इज असेसेबल एज बिजनेस प्रॉफिट्स, उसको बिजनेस प्रॉफिट की तरह असेस किया जाएगा, और एज सैलरीज की तरह असेस किया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के फैक्ट्स हैं या किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, तो पहला केस हम ये देखते हैं कि अगर उसको हम बिजनेस प्रॉफिट की तरह किस तरह से ट्रीट करेंगे, और दूसरा केस देखेंगे कि सैलरी की तरह कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, द रेम्यूनरेशन पेड बाय अ मिल इन द डिस्क्रिशन to the selling agent for running and managing a retail cloth shop which was owned by a mill and profit from which is belong to the mill was held to be assessable as salary. अब रेम्यूनरेशन पेड कर रही है मिल, किसको पे कर रही है? सेलिंग एजेंट को। और वो जो सेलिंग एजेंट है वो क्या कर रहा है, जो उसकी रिटेल क्लोथ शॉप है उसको रन कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, वो सारा का सारा काम देख रहा है, और जो भी उससे प्रॉफिट हो रहा है वो सारा का सारा उसको दे रहा है। यानी वो एक तरीके से एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। अगर वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है तो उस केस में उसको सैलरी के हेड में ही उसकी जो इनकम होगी वो असेसेबल होगी। ठीक है, यानी उसको सैलरी के हेड में ही रखा जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, या सेकेंड जो केस है इसी में सेकेंड पॉइंट का सेकेंड केस, द प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेलिंग एजेंसी। अगर कोई सेलिंग एजेंसी है और वो प्रॉफिट्स को डिराइव्ड कर रही है, कमा रही है, ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आर टैक्सेबल एज बिजनेस प्रॉफिट, तो उनको बिजनेस प्रॉफिट्स की तरह ही टैक्सेबल किया जाएगा इफ दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द मिल। जहां पर उनके पास ये पावर नहीं है कि वो पूरी मिल को कंट्रोल करें, उनका एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उनके मेंटेनेंस उनके हाथ में नहीं है। अगर मेंटेनेंस उनके हाथ में होती तो वही ऊपर वाला केस हो जाता, जैसे सेलिंग एजेंट के हाथ में पूरी मेंटेनेंस थी कि वो रन कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, तो उस केस में सैलरी हेड में आएगा। लेकिन अगर मेंटेनेंस या एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बात नहीं है, कंट्रोल का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें से प्रॉफिट लेगी, तो वो बिजनेस प्रॉफिट्स के अंदर टैक्सेबल होगा। थर्ड एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय डज वर्क फॉर हिज एम्प्लॉयर which is not connected with his service, then the remuneration for such work will not be treated as salary. अगर कोई भी एम्प्लॉय इस तरह का काम कर देता है जो कि उसकी सर्विसेज से रिलेटेड ही नहीं है, एम्प्लॉयर का ऐसा कोई काम कर देता है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी उसको रेम्यूनरेशन उस वर्क से मिलेगी वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे कि एग्जामिनर्स रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ यूनिवर्सिटी टीचर फ्रॉम हिज यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सैलरी किस लिए मिल रही है, उनका जो मेन वर्क होता है वो जो उनकी कॉलेज वगैरह है वहाँ से रिलेटेड है, उनको वहाँ से सैलरी रिसीव्ड हो रही है। अगर वो एग्जामिनर के टाइम पर, एग्जामिनेशन के टाइम पर वो अगर एग्जामिनर्स रेम्यूनरेशन रिसीव्ड करती हैं, कब रिसीव्ड करती हैं, जब वो एग्ज़ाम्स को चेक करती हैं, तो वो जो एग्जामिनर्स रेम्यूनरेशन वो लोग लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो उनके काम से अलग है, उनकी सर्विसेज से अलग है, उस सर्विसेज से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो इनका जो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड होगा इनको वो सैलरी के अंदर ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम, वेयर द एम्प्लॉयमेंट इज मर्ली इंसिडेंटल टू द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, दैट the income from such employment would be professional income taxable under the head of profit
एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई भी सैलरी या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल इनकम है जिसमें अगर एम्प्लॉयमेंट जो हुई है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड गेन्स जो होगा वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स हैं कि अगर जैसे मान लो कोई प्रोफेशनल लॉयर है और वो किसी एक केस में इंगेज है और उस केस में इंगेज होने के बाद उसको कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रही है, तो वो प्रोफेशनल लॉयर है, तो उसके जो इनकम होगी वो प्रोफेशनल इनकम के अंदर ही टैक्सेबल होगी, ना कि सैलरी हेड में। लेकिन अगर वही लॉयर जो है एम्प्लॉय हो जाता है कंपनी के अंदर और वो उसका लीगल एडवाइजर बन जाता है उस कंपनी का और स्टैंडिंग काउंसिल की तरह काम करता है कंपनी के लिए, तो जो भी उसको रेम्यूनरेशन उस टाइम पर रिसीव्ड होगी वो टैक्सेबल होगी सैलरी हेड के अंदर, कि उसको अलग से रखा गया है। लेकिन वो कंपनी के लिए कोई अलग से एक केस लड़ रहा है, सिर्फ एक केस के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, तो वो बात अलग है। लेकिन कंपनी के अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट दी गई है कि वो लीगल एडवाइजर बने और स्टैंडिंग काउंसिल का काम सारा करे कंपनी के अंदर कंपनी के लिए, तो उस केस में सैलरी हेड में आएगा, ना कि प्रोफेशनल इनकम के हेड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसिप्ट्स फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। परक्विजिट्स या कोई भी प्रॉफिट्स या कोई भी रेम्यूनरेशन रिसीव्ड होती है फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन से, तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी। इवन इफ दे अक्रू टू द एम्प्लॉय बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, चाहे उसकी एम्प्लॉयमेंट के रीजन से ही उसको वो मिला है, लेकिन फिर भी वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल ना होकर किस में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ प्रोफेसर ऑफ कॉलेज बाय एक्टिंग एज एन एग्जामिनर इन यूनिवर्सिटी और बोर्ड। वही बात है कि अगर जो कॉलेज का जो प्रोफेसर है उन्होंने एग्जामिनर की तरह काम करा है यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में, ठीक है, वहाँ पर ड्यूटी जैसे लगी होती है एग्जामिनर्स की, उनकी तरह काम करा है, तो उस केस में जो भी उनको रेम्यूनरेशन रिसीव्ड होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के सेसेशन के बाद जो भी उनको पेमेंट रिसीव्ड होती है। Payment made by an employer or his employee after the cessation of his employment is also taxable under the head of salaries। जो भी अगर जैसे एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है उसके बाद भी कोई भी पेमेंट अगर मिलती है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो सैलरी हेड में आएगी। नेक्स्ट है पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय और टू द विडो और हिज लीगल ईयर्स। पहला पॉइंट है लमसम पेमेंट मेड ग्रेजुअली or by way of compensation or otherwise to the widow or other legal heirs of an employee who dies while still in active service will not be taxable as income। जैसे कोई भी लमसम पेमेंट एक साथ मिल रही है और ग्रेजुअली यानी अपनी मर्जी से कोई एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, किसी एक विडो को दे रहा है या किसी दूसरे अदर लीगल हेयर्स को दे रहा है एम्प्लॉय के, और कब दे रहा है, अगर वो जो पर्सन जो मरा है, ठीक है, वो एक्टिव सर्विस के टाइम पर मरा है, जिस टाइम पर वो सर्विसेज दे रहा था उस टाइम पर उसकी डेथ हो गई है, तो उस टाइम पर जो भी वो पेमेंट करेंगे किसी दूसरे पर्सन को, उसकी विडो को या फिर उसके अदर लीगल ईयर को, तो वो इनकम जो है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर अ पर्सन और हिज लीगल ईयर रिसीव्स एक्स ग्रेशिया। ये भी एक तरीके से वॉलंटरी पेमेंट है। ठीक है, पेमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है या लोकल अथॉरिटी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कॉन्सिक्वेंट अपॉन इंजरी टू द पर्सन डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर वाइल ऑन ड्यूटी इज नॉट लायबल टू इनकम टैक्स। अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा उसको इंजरी हो जाती है, ठीक है, और उसके इंजरी के बदले में फैमिली मेंबर को कुछ पेमेंट की जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो पेमेंट की जाती है, तो उस केस में जो भी पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वगैरह करेंगी वो लायबल नहीं होंगे इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है पेंशन, जो भी पेंशन रिसीव्ड होती है एम्प्लॉय के द्वारा वो आफ्टर हिज रिटायरमेंट रिसीव्ड होती है और वो टैक्सेबल होगी एज सैलरी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सैलरी वॉलंटरी फॉरगोइंग। एप्लीकेशन ऑफ सैलरी में क्या है, अब जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो एक था एप्लीकेशन ऑफ इनकम और एक था डाइवर्जन ऑफ इनकम। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ से रिलेटेड है ये टॉपिक।
The voluntary foregoing by an employee of the salary due to him is normally mere application of the income. The salary is nonetheless taxable. अब इसको एग्जाम्पल से समझो. Where a person out of missionary spirit agrees to work as principal in an institution without accepting any salary from the institution, no amount of salary would be taxable in this case because it never become due. क्या बात है कि अगर कोई पर्सन अपनी अंदर की भावना से, ठीक है, अपने मन से कोई भी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए ऐसा जैसे प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है किसी इंस्टीट्यूशन में और वो किसी भी तरह की सैलरी को रिसीव्ड नहीं करता, तो उसकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल ही नहीं मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि वो कभी ड्यू ही नहीं हुई. क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर रहा तो ड्यू कहाँ से होगी. जब वो ड्यू ही नहीं हुई तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ही नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट है टैक्स फ्री सैलरी. व्हेन अ सैलरी इज पेड टैक्स फ्री, the employee has to include in his total income the gross salary, the aggregate of the net salary plus the amount of tax paid on his behalf by the employer except under the provisions of section 10 bracket 10 double c bracket close. ठीक है. देखो, टैक्स फ्री सैलरी, अगर ऐसी कोई सैलरी है जो कि टैक्स फ्री है और पे की जा रही है एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय जो है वो अपनी ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड करेगा. ग्रॉस सैलरी क्या होता है? जो नेट सैलरी निकल कर आती है, नेट सैलरी का टोटल, ठीक है, प्लस में जो टैक्स पेड होता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, वो टैक्स किस सेक्शन को छोड़कर, इन्होंने बोला कौन से सेक्शंस के प्रोविजन को छोड़कर, एक्सेप्ट सेक्शन 10 डबल सी. ठीक है. नेक्स्ट है डिडक्शन बाय एन एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी डिडक्शन दी जा रही है, जैसे कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस ऑफ मेयर एप्लीकेशन ऑफ इनकम. इसको भी एग्जाम्पल से देखो. An assessee was engaged on fixed salary upon the obligatory condition that the employer should provide him with board and lodging, etc., for which he should pay an amount which was deducted from his gross salary before payment. In this case, the tax is chargeable on the gross salary without deducting the compulsory deductions made by the employer. देखो, इसमें क्या है, एक एम्प्लॉय को सैलरी मान लो रिसीव्ड होती है 50,000 रुपीज़ की. ठीक है. जब एम्प्लॉयर ने इसको अपॉइंट किया था इस एम्प्लॉय को, तो उन्होंने बोला था कि बोर्ड और लॉजिंग का जितना भी खर्चा होगा वो पे कर देगा. ठीक है. पे तो कर देगा, लेकिन बाद में क्या कर देगा, उसकी सैलरी में से वो सारा खर्चा माइनस कर देगा. ठीक है. अब उसने क्या करा, वो सैलरी में से जो भी खर्चा था, जो भी एक्सपेंस था, वो मान लो 10,000 का है और उसने वो माइनस कर दिया, तो उसको एक्चुअल में हैंड में सैलरी तो 40,000 रिसीव्ड हुई, लेकिन जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 50,000 की ग्रॉस सैलरी पर ही लगेगा. उसमें से उसको किसी भी तरह की कोई इतनी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले से ही कंपल्सरी डिडक्शन था, जो कि उसने पहले से ही बोल रखा था, कंडीशन बता रखी थी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है, उसको किसी भी तरह की सैलरी रिसीव्ड होती है, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के टैक्स में जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी. नेक्स्ट है सैलरी ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि कहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन. ठीक है. नेक्स्ट है फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन रिसीव्ड हो रही है किसी भी विडो या लीगल हीयर्स को. कोई पर्सन मर गया था तो उनके जो लीगल हीयर्स या विडो हैं उनको रिसीव्ड हो रही है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि सैलरी हेड में. नेक्स्ट है सैलरी ऑफ ग्रेड और स्केल ऑफ पे. स्केल ग्रेड मीन्स दैट एट व्हाट स्टार्टिंग सैलरी एंड एनी एम्प्लॉयज इज टू बी अपॉइंटेड. सैलरी ग्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय स्टार्टिंग में जब लगता है, ठीक है,
तो उस टाइम पर, उस अपॉइंटमेंट के टाइम पर उसकी कितनी सैलरी है, और ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस पीरियड के अंदर पूरे जितना भी सर्विस पीरियड वो काम करेगा तो उसकी कितनी इंक्रीमेंट हुई है, एंड व्हाट विल बी हिज इंक्रीमेंट पर ईयर, हर साल कितनी हुई है, व्हाट विल बी हिज मैक्सिमम सैलरी उसकी क्या रहेगी, आफ्टर विच देयर विल बी नो इंक्रीमेंट, अगर उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट खत्म हो चुका होगा तो उसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी। तो ये बताता है स्केल ग्रेड, सैलरी ग्रेड, ठीक है, स्केल ऑफ पे। अब इसका एग्जाम्पल है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नॉर्मल बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि सैलरी का मतलब मेन क्या है कि बेसिक सैलरी, जो भी एक पर्सन अपॉइंट होगा तो वो जो पर्सन है मान लो अपॉइंट हुआ 2200 रुपीज़ की सैलरी पर। अब इन्होंने बोला कि 100 रुपये बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक ये पैसा 3000 का ना हो जाए, ठीक है, यानी कि 2200 की पर मंथ की उसकी सैलरी है। अब एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर इंक्रीमेंट होगी 100 रुपये की, तो इसकी नेक्स्ट ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी 2300। अगर हम सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर की बात कहें तो ऐसे ही 100 रुपीज़ फिर से बढ़ेगा और उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी 2400। इसी तरह से चलते रहेंगे जितने भी साल लगेंगे, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसकी सैलरी कितनी ना हो जाए, 3000 तक ना हो जाए, तब तक उसको सिर्फ 100 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसको फिर 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक कि 5000 की सैलरी ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट ईयर 200 रुपये बढ़ जाएंगे 3200, फिर इसी तरह से फिर से नेक्स्ट ईयर में 200 रुपये बढ़ जाएंगे तो 3400। अब ये वाला भी ऐसे ही चलता रहेगा स्टिल तब तक जब तक कि इसका जो सैलरी है वो 5000 की ना हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी कौन सी है 2200 पर मंथ वाली। अब मैक्सिमम देखो कहाँ तक जाता है, इन्होंने बोला 300 रुपये बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इसकी सैलरी कितनी ना हो जाए 8000 तक की ना हो जाए। अब ये जो 5000 है, ये 5000 भी फिर से नेक्स्ट ईयर जो है उसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितने की बोला इन्होंने 300 रुपये की, तो 5300 की हुई, फिर से 300, 5900 की हुई। अब ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि ये 8000 की ना हो जाती, यानी मैक्सिमम ये वाला तो स्टार्टिंग पे था जो स्टार्टिंग पे कर रहे थे, और ये वाला कब है, ये वाला है इनका मैक्सिमम पे, कि एक पर्सन को उतना मैक्सिमम कितना पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसको लिखा हुआ देखेंगे तो सेम यही लिख रखा है, मैंने नॉर्मल शॉर्ट में समझा दिया है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्यू डेट ऑफ सैलरी, सैलरी की ड्यू डेट। अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में क्या होगा, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनल ईयर अप टू द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इज टेकन इनटू द अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा भी मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं दोनों एक साथ समझा दूंगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज़ अगर जो हैं वो बैंक के हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं तो उस केस में उस पर्टिकुलर मंथ में किस तरह से माना जाएगा। इन सच अ केस सैलरी फॉर अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इज टेकन इनटू अकाउंट। देखो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका जो ये ईयर माना जाएगा ये कैसे होगा, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का मार्च वाला महीना और फरवरी नेक्स्ट करंट ईयर का, ठीक है। और बैंक्स एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके लिए अप्रैल टू मार्च, जो कि दोनों करंट ईयर के ही लाई करेंगे, फाइनेंशियल ईयर जो होगा उनका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था कि ये जो जिस भी सैलरी जो भी पर्टिकुलर मंथ में रिसीव्ड होगी उन्होंने बोला था कि वो जो ड्यू होगी इज ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को होगी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो सैलरी पर्टिकुलर मंथ की जो ड्यू होगी इज ड्यू ऑन लास्ट डेट ऑफ सेम मंथ की लास्ट डेट में होगी। तो यही दोनों का फर्क है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मार्च टू फरवरी आएगा, लेकिन इसमें एक प्रीवियस ईयर वाला
पॉइंट आ जाएगा। और सेकेंड में अगर बैंक्स और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं तो अप्रैल से लेकर मार्च तक, और दोनों ही करंट ईयर में ही लाई करेंगे। ठीक है, सो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।